किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यदि हमारी फसलों के लिए कोई ऐसा तत्व है जिसकी सबसे ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा प्लांट को वो चाहिए, तो वो है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्लांट को चाहिए और नाइट्रोजन का जो सबसे अच्छा सोर्स है हमारे किसान साथियों के पास वो है यूरिया। तो यूरिया का उपयोग हर किसान भाई करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यूरिया के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि यूरिया का एक तो हम उपयोग के बारे में जानेंगे कि यूरिया का उपयोग हमें कब कब करना चाहिए, यूरिया के क्या बेनिफिट होते हैं, डिटेल में हम समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे कि देखिए यूरिया जो है वो बहुत ज़्यादा लीच होता है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है तो वो बहुत ज़्यादा लीच होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे उस लीचिंग को रोक सकें और मैक्सिमम जो यूरिया हम डाल रहे हैं वो हमारे प्लांट उपयोग में ले सके। उसके साथ साथ देखिए, यूरिया के उपयोग से यानी कि नाइट्रोजन के उपयोग से हमारी फसलों में कीट व रोग भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो हम ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं कि जिससे कीट व रोग कम आए, यानी कि कीट व रोग भी ना बढ़े और हम यूरिया भी अप्लाई करें, और उसके हमें जो यूरिया के उपयोग के बाद भी उस कॉम्बिनेशन को आप उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि कीट व रोग आपकी फसलों पर कम आएंगे और उपज आपको बेहतर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ हम ये जानने वाले हैं कि यूरिया का स्प्रे हमें कब करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है। उसके साथ साथ जानेंगे क्या यूरिया का स्प्रे से हम अपनी फसलों को ठंड से भी बचा सकते हैं। आने वाले समय में जो ठंड है वो बढ़ने वाली है, जिसका इफेक्ट हमारी फसलों पर देखने को मिलता है। ग्रोथ अच्छी नहीं आती है, फसलों की ग्रोथ रुक जाती है। तो क्या हम ठंड से बचाव कर सकते हैं अपनी फसलों का यूरिया का उपयोग करके? तो यूरिया के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यूरिया की बात करें। यूरिया के अंदर 40% नाइट्रोजन होता है जो एमाइड फॉर्म में होता है। तो नाइट्रोजन हमारे प्लांट को सबसे ज़्यादा चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। डिटेल में हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी कि नाइट्रोजन के प्लांट के अंदर क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, नाइट्रोजन की पहली रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी कि प्रोटीन के निर्माण के लिए। और नाइट्रोजन क्या है कि वो अमीनो एसिड्स का एक पार्ट होता है। नाइट्रोजन ना हो प्लांट के अंदर प्रॉपर तो अमीनो एसिड्स नहीं बन पाएंगे, और क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स मिलकर के हमारा जो प्रोटीन है वो बनाते हैं। तो अगर अमीनो एसिड नहीं बनेंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारा पौधा अच्छा नहीं होगा, पौधा कमज़ोर होगा, बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो हमें झेलनी पड़ेंगी। तो इसलिए जो प्रोटीन फॉर्मेशन है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो नाइट्रोजन है। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन चाहिए। दूसरा, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, यानी कि क्लोरोफिल जिसको हम हिंदी में हरित लवण कहते हैं, उसके निर्माण के लिए भी जो नाइट्रोजन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर नाइट्रोजन कम हो जाए तो पौधे में क्लोरोफिल नहीं बनेगा, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। तो ये भी जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है वो भी जरूरी होता है, उसके लिए भी जरूरी होता है नाइट्रोजन। आपने देखा होगा नाइट्रोजन के उपयोग के बाद क्योंकि क्लोरोफिल बढ़ता है, तेजी से निर्माण होता है, तो हमारा पौधा हरा भरा ग्रीन समय देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के अंदर वो होती है डीएनए एंड आरएनए फॉर्मेशन के लिए। जो डीएनए आरएनए का निर्माण होता है उसके बनने के लिए भी जो नाइट्रोजन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के अंदर। अब डीएनए आरएनए का क्या काम करता है? देखिए, डीएनए ही होता है जो इंफॉर्मेशन को दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है। जैसे कि क्या काम करेगा डीएनए कि वही डीएनए से ही पता लगता है कि कहाँ पे इसकी रूट्स निकलनी है पौधे की बढ़वार कितनी होनी है, पौधे पे कहाँ पे फल लगने हैं, पौधे पे कहाँ पर पत्तियां बननी है, पौधे का विकास किस तरीके का होना है, तो वो डीएनए पर निर्भर होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन वो डीएनए के अंदर होती है, और डीएनए को बनने के लिए जो ज़रूरत होती है वो है नाइट्रोजन। उसी तरीके से आरएनए के बनने के लिए भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ हॉर्मोन्स कुछ होते हैं जैसे ऑक्सिन हार्मोन या साइटोकाइनिन हार्मोन, इनके लिए भी जो रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की। जब नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है तो ऑक्सिन हार्मोन और जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो तेजी से बनता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो तेज आती है, सेल डिवीजन प्लांट के अंदर तेज होता है। तो उसके लिए भी जो नाइट्रोजन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ प्लांट के अंदर विटामिन बी बनने के लिए भी जो नाइट्रोजन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और भी बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं नाइट्रोजन के प्लांट के अंदर। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। यदि हम समझें कि नाइट्रोजन को जो रिक्वायरमेंट है ओवरऑल किस स्टेज में प्लांट को चाहिए, किस लिए चाहिए, तो प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी कि प्लांट की जो बढ़वार होती है उसकी स्टेम बढ़ाने के लिए, उसकी पत्तियों को बढ़ाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि पौधे की जो बढ़वार होती है उसके लिए।
तो उसके लिए जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है जब पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। तो वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो अच्छी आती है, जो वानस्पतिक विकास है वो पौधे का वो अच्छा होता है यदि नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में हो। तो उसके ओवरऑल अच्छे विकास के लिए जो नाइट्रोजन है वो हमारे प्लांट को चाहिए। अब आपको ये भी समझने में आ गया होगा कि नाइट्रोजन को किस स्टेज में डालना चाहिए, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ही जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग हमें पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ में ही करना चाहिए। पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है प्लांटिंग या बुवाई के 30 से 35 दिन बाद। तो 30 से 35 दिन बाद हमें यूरिया का उपयोग करना चाहिए। देखिए यूरिया की लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए यूरिया क्या होता है कि जब हम यूरिया डालते हैं तो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और नाइट्रेट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गतिशील होता है, उसकी मूवमेंट सॉइल के अंदर, प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा मूवमेंट होने के कारण वो जो सॉइल सॉल्यूशन होता है, यानी जब हम इरिगेट करते हैं पानी के अंदर जो नाइट्रेट है वो ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से पानी में ज़्यादा घुलने के कारण जब पानी नीचे लीच होता है तो उसके साथ साथ जो नाइट्रोजन है वो भी लीच हो जाती है। तो नाइट्रोजन की लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो लीचिंग को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि नाइट्रोजन को जब भी आप वेजिटेटिव ग्रोथ में, यानी कि यूरिया का आप उपयोग कर रहे हैं जब वेजिटेटिव ग्रोथ में, तो उसको 2 बार में करें या 3 बार में करें। एक साथ एकदम ज़्यादा यूरिया ना दें, उसको 3 पार्ट में, जो भी आप यूरिया देने वाले हैं 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके दें। तो इससे इजीली प्लांट को ज़्यादा अपटेक करने को मिलेगा, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे और लीचिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए लीचिंग को रोकने के लिए उसको कई पार्ट में डिवाइड करके दें। और कब देना है? वेजिटेटिव ग्रोथ में देना है। पहले दे दिया 30 से 35 दिन अवस्था में, उसके 10 से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड करके देंगे थोड़ा थोड़ा, तो उसकी लीचिंग कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पौधे हैं उपयोग कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो यूरिया है वो आपको देना है। अब समझते हैं यूरिया का कॉम्बिनेशन हमें किस के साथ करना चाहिए। देखिए यूरिया जो है उसके यानी कि नाइट्रोजन के, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन ही होता है, तो यूरिया कहें या नाइट्रोजन कहें, तो उसके जो सबसे अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं सल्फर और जिंक के साथ। यदि आप यूरिया यानी कि नाइट्रोजन, सल्फर और जिंक तीनों को कॉम्बिनेशन करके वेजिटेटिव ग्रोथ में आप उपयोग करते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के एक तो रिजल्ट को एनहेंस करते हैं और इनके रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। हमारी फसलों के अंदर फसल जो है मोर ग्रीनिश देखने को मिलती है, फसलों की ग्रोथ बहुत बेहतरीन आती है, बहुत फास्ट हमें देखने को मिलती है। तो नाइट्रोजन प्लस सल्फर प्लस जिंक, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है। अब देखिए होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसके ज़्यादा उपयोग से हमारी फसलों में कीट व रोग भी बढ़ते हैं। ये भी आपको देखने को मिलता होगा। हर कोई बताता है कि जो यूरिया है उसका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हाँ, हमें यूरिया का बिल्कुल भी ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा उपयोग करेंगे कीट व रोग बढ़ेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हमारी फसलों के अंदर जो कीट व रोग है कम आए और हम यूरिया का उपयोग भी करें। तो देखिए उसके लिए आप यूरिया का जो कॉम्बिनेशन है वो पोटेशियम के साथ कर सकते हैं। ज़्यादा तो आपको देना ही नहीं है, आपको बैलेंस मात्रा में ही देना है जितना चाहिए। लेकिन अगर पोटेशियम के साथ आप यूरिया का कॉम्बिनेशन करते हैं तो कीट व रोग कम आते हैं और आपकी फसलों पर की जो उपज है वो बढ़ती है। देखिए ये कई रिसर्च में भी साबित हो चुका है। आप ये चार्ट देख सकते हैं। पहले आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है उसका सेपरेट यूज किया गया, तो जो उपज है उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ। दूसरे में आप देख सकते हैं कि सेपरेट पोटेशियम का यूज किया गया, तो तब भी उपज में खास इजाफा नहीं हुआ। तीसरे चार्ट में आप देख सकते हैं, तीसरे कॉलम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन यानी कि यूरिया प्लस पोटास यानी कि MOP दोनों को साथ में यूज किया गया, तो देखेंगे कि ग्रीन जो कलर है उसमें देखेंगे कि उपज में कितनी बढ़ोतरी देखी गई है। तो उपज में भी वृद्धि होती है, साथ में कीट व रोग भी कम आते हैं जब नाइट्रोजन के साथ हम पोटेशियम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब हम पौधे में नाइट्रोजन देते हैं यानी कि यूरिया डालते हैं तो पौधा उसको नाइट्रेट फॉर्म में लेता है। नाइट्रेट फॉर्म में पौधा ले लेता है, उसकी पत्तियों तक वो जो है नाइट्रेट फॉर्म है नाइट्रोजन की वो पहुंच जाती है जड़ों के माध्यम से। लेकिन देखिए जो नाइट्रेट फॉर्म पत्तियों के अंदर पड़ी हुई है नाइट्रोजन की नाइट्रेट फॉर्म, तो उसको नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट होने के लिए जरूरत होती है नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स की। तो नाइट्रेट जो रिडक्टिव एंजाइम्स हैं वही कन्वर्ट करेंगे उसको अमोनिया के फॉर्म में, और जब अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट होगी तभी वो अमीनो एसिड्स बनेंगे, और पत्तियों के अंदर जब अमीनो एसिड्स बनेंगे तभी वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगी। अगर देखिए नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स जो है वो अच्छे से एक्टिव नहीं होंगे प्लांट के अंदर,
तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में पत्तियों में पड़ी रहेगी। तो देखिए उसमें क्या है कि जो नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए, इनको बनाने के लिए, तेज ये जो अच्छे से वर्क करे उसके लिए जरूरी होती है प्लांट में पोटेशियम। पोटेशियम जरूरी होता है नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तभी जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होगी अमोनिया में, और अमोनिया से अमीनो एसिड से प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगा। और यदि ये नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे और पोटेशियम की कमी होगी तो नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में पत्तियों में पड़ी रहेगी। अब पत्तियों में पड़ी रहेगी तो जो इंसेक्ट है, जो डिजीज है, वो ज़्यादा अटैक करेंगे। क्यों अटैक करेंगे? क्योंकि जो कीट होते हैं या रोग होते हैं उनकी भी सेल्स होती हैं, तो उनकी सेल्स को भी डेवलप होने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है नाइट्रेट फॉर्म में। तो जब वो पत्तियों में नाइट्रेट फॉर्म में पड़ी होती है तो कीट उसको सक करने के लिए बढ़ भगते हैं, उसको ऊपर अटैक करते हैं, ताकि उसके बॉडी को वो जो नाइट्रोजन है नाइट्रेट फॉर्म में वो चाहिए उनके विकास के लिए। तो यदि नाइट्रेट फॉर्म में पड़ी रहेगी तो कीट व रोग ज़्यादा अटैक करेंगे, अपने विकास के लिए उसको ज़्यादा चूसेंगे पत्तियों को। अगर वो नाइट्रेट फॉर्म में ना पड़ी रहे और हमारे पौधे के अंदर पोटेशियम भी उचित मात्रा में हो, तो नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट हो, तो वो नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, और अमोनिया से फिर वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड्स फिर प्रोटीन फॉर्मेशन कर देंगे। तो फिर जब वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, तो कीट व रोग अटैक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन के साथ यानी कि यूरिया के साथ अगर आप पोटास का उपयोग करते हैं तो कीट व रोग कम आते हैं, उपज आपकी बेहतर होती है। तो आप समझ गए होंगे क्यों करना चाहिए। उसके साथ साथ अब जानते हैं क्या हम जो हमारा यूरिया है उसका उपयोग स्प्रे में भी कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं स्प्रे में भी। स्प्रे में काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। देखिए स्प्रे में यदि आप यूरिया का उपयोग करते हैं तो ये हमारी फसल को ठंड से भी बचाता है, यानी कि ठंड के दिनों में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जा रहा है, उस समय यूरिया का स्प्रे लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो आपका फसल है वो टॉलरेट कर पाएगी किसको, कोल्ड को, यानी कि ठंड को काफ़ी हद तक टॉलरेट कर पाएगी। तो इसलिए आप स्प्रे भी ले सकते हैं, और स्प्रे करने से भी जो नाइट्रोजन की पूर्ति तेजी से होती है प्लांट में और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी आती है। स्प्रे हम कितनी मात्रा में कर सकते हैं? तो देखिए 2 किलोग्राम पर एकड़ करेंगे यदि आपकी सीरियल क्रॉप है, यानी कि धान की क्रॉप है, गेहूं की क्रॉप है, मक्का आपने लगाई है तो 2 किलोग्राम पर एकड़। यदि सब्जी वर्गीय फसल है, वेजिटेबल्स क्रॉप है, तो 1 किलोग्राम पर एकड़, यानी कि 1 किलोग्राम को 200 लीटर पानी में घोलकर आप सब्जी वर्गीय फसलों पर, कोई भी सब्जी वर्गीय फसल है उस पर स्प्रे ले सकते हैं। तो इस तरीके का आप यूरिया का स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए जब हमारे पौधे में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी शो करती है तो उस समय हमें स्प्रे ही लेना चाहिए, क्योंकि स्प्रे से जो डिफिशियंसी है वो तेज़ी से दूर होती है, जो नाइट्रोजन की कमी है वो तेज़ी से दूर होती है, तो हमें स्प्रे ही लेना चाहिए। तो नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी है वो कैसी दिखती है प्लांट में? तो देखिए नाइट्रोजन की डिफिशियंसी यानी कि कमी के लक्षण जो दिखते हैं वो हमें सबसे पहले पौधे की पुरानी पत्तियों पर, यानी सबसे निचली पत्तियों पर नजर आते हैं। निचली जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगती हैं, तो समझिए आपके पौधे के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। तो हमें नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का आप स्प्रे ले सकते हैं, इससे जो डिफिशियंसी दूर हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान साथियों आप यूरिया की जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।